अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जहांज़ेब अहमद। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.2 पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉज को पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया और उसके बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड विद द स्ट्रिंग। हमने उसका केस 1 प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, जिसमें दो मैसेज जो कि एक रस्सी के साथ अटैच थे वो पुली के साथ हैंग हुए थे, ठीक है, और वो पुली फ्रिक्शनलेस थी और हमने उनकी वर्टिकल मोशन को डिस्कस करते हुए उसके लिए उनकी मोशन के एक्सेलरेशन और टेंशन का रिलेशन कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो उसी का सेकंड केस जो है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड केस में हमारे पास क्या है? सेकंड केस में हमारे पास एक मैस जो है वो टेबल पर पड़ा हुआ है और दूसरा मैस जो है वो पुली से होता हुआ जो है वो हैंग हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में एक मैस जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और जो दूसरा मैस है वो हैंग कर रहा है और हमारे पास जो रस्सी है जिसके साथ वो दोनों मैसेज अटैच हैं वो रस्सी पुली के थ्रू गुजर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम इसकी ये जो थ्योरी है इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेंगे। डायग्राम में अगर आप देखो, जो हमारे पास टेबल पर मैस पड़ा हुआ है ना, जो टेबल पर मैस पड़ा हुआ है उसको हमने M2 का नाम दे दिया है, ठीक है। और जो दूसरा मैस है हमारे पास जो हैंग हुआ है, ये जो मैस है इसको हम नाम दे देंगे M1 का, ठीक है। और हम कह देंगे कि जो M1 वाला मैस है वो हैवी है काफ़ी M2 के मुकाबले में। तो क्या होगा कि ये जो मैस हैंग हुआ है M1 वाला, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। और वो जो टेबल पर मैस पड़ा हुआ है M2 वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा उस टेबल पर टुवर्ड्स राइट। तो हम सबसे पहले तो इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। Consider two bodies of masses M1 and M2 attached to the opposite ends of an inextensible string that passes over a frictionless pulley। कि हमारे पास दो मैस हैं, एक को हमने नाम दे दिया M1 का, दूसरे को नाम दे दिया M2 का, और वो जो दोनों मैस हैं वो एक रस्सी के साथ बंधे हुए हैं और वो जो रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है कि उस रस्सी की लेंथ में किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा खिंचाव की वजह से। जो हमने मैस बांधा हुआ है वो खिंचाव पड़ेगा, लेकिन वो रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, उसमें उसकी लेंथ में चेंज नहीं आएगा। तो इनएक्सटेंसिबल का वर्ड इसलिए यूज़ किया है। और जो पुली हमारे पास लगी हुई है, ये पुली क्या है? फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है। और हवा की रेजिस्टेंस को भी हम निगलेक्ट कर रहे हैं, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। लेट M1 इज हैवियर देन M2। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो कह रहे हैं कि M1 वाला जो मैस है जो कि हैंग हुआ है ये हैवियर है M2 के मुकाबले में, ठीक है। तो क्या होगा? एंड एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड। तो वो जो मैस M1 है जो हैवी है, जो हैंग हुआ है, वो नीचे को क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। नीचे को क्यों मूव करेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है उस पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो नीचे को मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा। Whereas M2 moves over the frictionless horizontal surface towards right with same acceleration A। जबकि वो जो मैस M2 मौजूद है टेबल के ऊपर, और वो टेबल की सरफेस को हमने कह देना वो भी क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और वो जो मैस M2 है चूंकि वो रस्सी के साथ बंधा हुआ है इस मैस M1 के साथ, तो वो राइट साइड पर ऑब्वियसली मूव करेगा, राइट साइड पर उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ वही बात लिखी हुई है। और उसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। जिस एक्सेलरेशन से मैस M1 नीचे को मूव कर रहा है, उसी एक्सेलरेशन से वो मैस M2 उस टेबल पर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा? क्योंकि दोनों मैसेज एक ही रस्सी से अटैच हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या हम लिखते हैं? As pulley is frictionless, hence tension T in the string is same। और पुली चूंकि हमने कहा फ्रिक्शनलेस है, तो हमारे पास जो रस्सी है उसमें जो टेंशन है, टेंशन की फोर्स, दैट विल बी सेम। वो ऐसा नहीं है कि रस्सी में एक जगह पर टेंशन और हो दूसरी जगह पर टेंशन और हो, ऐसा नहीं है। उस पूरी रस्सी में टेंशन थ्रू आउट जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। अब हम हमारा जो मेन मकसद है, जैसा कि हमने केस 1 भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और उसमें हमने टेंशन और एक्सेलरेशन के मैथमेटिकल रिलेशंस कैलकुलेट किए थे। तो आज के लेक्चर में भी हम इस टॉपिक में केस 2 में भी हम जो है वो एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए फार्मूलाज कैलकुलेट करेंगे कि इस मूवमेंट में, ये जो यहाँ मूवमेंट हो रही है इन दोनों मैसेज की, इनका एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहे हैं उस एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होगा, और ये जो रस्सी है इस रस्सी में जो टेंशन है उस टेंशन का क्या फार्मूला होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसकी तरफ हम चलेंगे। जैसे केस 1 में हमने न्यूटन के लॉ को, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ किया था, यहाँ भी हम न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोनों टॉपिक्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ।
जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन की तरफ जाने से पहले, कि हमारे पास ये जो दोनों मैसेज मौजूद हैं, एक जो हैंग हुआ हुआ है और जो दूसरा टेबल पर पड़ा है, इन पर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं और कितनी लग रही हैं। तो जो मैस हमारे पास हैंग हुआ है, इस पर एक तो लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज डाउनवर्ड, और वो किसके इक्वल होगी, द वेट ऑफ दैट मैस m1g के बराबर होगी। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इसका वेट कितना होगा, m1g। और ये जो रस्सी बंधी हुई है इस मैस m1 के साथ, इस रस्सी में जो टेंशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से, और उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। सिमिलरली जो मैस हमारे पास टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है दैट इज m2, वो जो टेबल पर मैस पड़ा है उसका वेट भी डाउनवर्ड होगा क्योंकि उस पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो दैट इज m2g वेट, ठीक है। और क्योंकि वो टेबल पर पड़ा हुआ है तो टेबल उस बॉक्स पर क्या लगाएगा, रिएक्शनल फोर्स लगाएगा। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पर पड़ा हो तो वो सरफेस उस पर रिएक्शनल फोर्स लगाती है, तो यहां भी इस ऑब्जेक्ट पर रिएक्शनल फोर्स लगेगी, ठीक है। और वो रिएक्शनल फोर्स कितनी होगी, जितना इस मैस m2 का वेट है, m2g जितना इसका वेट है उतनी इस पर क्या लगेगी, रिएक्शनल फोर्स। और वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को आपस में क्या करेंगी, कैंसल आउट कर देंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये जो टेबल पर मैस m2 पड़ा हुआ है ये ऊपर या नीचे को मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा इस टेबल पर। और तीसरी फोर्स जो इस मैस m2 पर लग रही है वो है जो इसके साथ रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी की जो टेंशन की फोर्स है दैट इज टुवर्ड्स राइट, वो राइट साइड पर लग रही है टेंशन की फोर्स, जो कि इस ऑब्जेक्ट को, इस मैस को खींचकर राइट साइड पर ला रही है। तो दो बातें हमने यहाँ देखी कि मैस m1 जो है उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, जबकि मैस m2 पर तीन फोर्सेस लग रही थी जिसमें से दो कैंसिल हो गई, वेट और नॉर्मल फोर्स, सिर्फ एक फोर्स बची दैट इज टेंशन। तो हम उसी को कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग डेरिवेशन। तो अब हम डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं। तो डेरिवेशन में मैंने आपको पहले बताया कि हम न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमने क्या पढ़ रखा है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या, F इज इक्वल टू ma, ये हमने पढ़ रखा है न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसको यूज करेंगे पहले ऑब्जेक्ट A के लिए, फिर ऑब्जेक्ट B के लिए। तो पहले ऑब्जेक्ट A के लिए कर लेते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट m1, जिसका मैस m1 है हम उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो m1 मैस जो है उस पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू ma। अब चूंकि इसका मैस m1 है तो हम यहाँ m के साथ 1 लिख लेते हैं, और आप डायग्राम में देख सकते हो कि इसका जो एक्सेलरेशन है उसको हमने a से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो एक्सेलरेशन a लिख दिया। अब इस पर चूंकि दो फोर्सेस लग रही हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज वेट m1g, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में दैट इज टेंशन। तो दो फोर्सेस लग रही हैं तो हम यहां F के साथ क्या लिख लेते हैं, नेट फोर्स। जब भी एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो किसी ऑब्जेक्ट पर, फिर हम नेट फोर्स लेते हैं, उन सब फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट लेते हैं। तो यहां हमारे पास दो फोर्सेस है और इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। टेंशन की फोर्स है ऊपर की जानिब, जबकि जो वेट है वो नीचे की जानिब है। तो एक फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे और दूसरी को नेगेटिव लेंगे। अब चूंकि हमारे पास ये जो मैस m1 है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है हैवी होने की वजह से, तो इसका वेट डोमिनेट कर रहा है टेंशन की फोर्स पर, इसका वेट ज्यादा है इसकी टेंशन वाली फोर्स से। तो हम वेट को पॉजिटिव ले लेते हैं और टेंशन को उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो वेट हम लिखते हैं m1g माइनस t दैट इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू m1a। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, दूसरे मैस की, जो कि टेबल पर मौजूद है, और इस पर मैंने कहा दो फोर्सेस तो कैंसिल हो जानी है, वेट और रिएक्शनल फोर्स। सिर्फ एक फोर्स बचेगी दैट इज टेंशन, जो कि लग रही है टुवर्ड्स राइट, जो कि इसको मूव करवाएगी। तो हम फोर्स पहले हम इस लिख लेते हैं कि फॉर ऑब्जेक्ट m2, जिसका मैस m2 है जो कि टेबल पर मौजूद है, तो इस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, F नेट इज इक्वल टू m2a, ठीक है। अब इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, बाकी दो तो कैंसिल हो गई ना, रिएक्शनल फोर्स और वेट कैंसिल हो गया, सिर्फ एक फोर्स बची टेंशन। तो F नेट की जगह क्या आ जाएगा, टेंशन की फोर्स इज इक्वल टू m2a। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2।
अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला कैलकुलेट करना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है उसका फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उससे क्या होगा, ये माइनस टी है, ये प्लस टी है, वो कैंसिल हो जाएगा, टेंशन एलिमिनेट हो जाएगी और एक्सेलरेशन का हम रिलेशन कैलकुलेट कर सकेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, m1g माइनस टी, ये इसकी लेफ्ट साइड आ गई और इसकी लेफ्ट साइड क्या है, t, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा प्लस t इज इक्वल टू, राइट साइड्स भी ऐड कर देंगे, m1a प्लस m2a। तो यहां से आप देख सकते हो टेंशन एक प्लस में एक माइनस में एक कैंसिल हो जाएगा और हमने कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन का रिलेशन। राइट साइड पर आप देख सकते हो इन दोनों टर्म्स में से एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, कॉमन, तो वो कॉमन ले लो। और यहां हमारे पास क्या बचा लेफ्ट साइड पर, m1g। ठीक है, तो अब हम यहां से एक्सेलरेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो m1 प्लस m2 यहां एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, a is equal to m1g divided by m1 plus m2। ये हमारे पास किसका रिलेशन आ गया, एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। ठीक है, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, टेंशन, तो वो बड़ा इजीली यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। आपने ये जो इक्वेशन 2 लिखी, दैट इज t इज इक्वल टू m2a, तो यहां अगर मैं a की जगह वो एक्सेलरेशन पुट कर दूं, जो हमने फार्मूला निकाला है उसको यहां पुट कर दूं a की जगह, तो हम टेंशन का फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू m2a, t इज इक्वल टू m2, a की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास किसका रिलेशन आ गया, टेंशन का। तो ये दो रिलेशंस ही हमने कैलकुलेट करने थे, एक एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया और एक टेंशन का रिलेशन आ गया। इन दोनों रिलेशंस की मदद से हम एक्सेलरेशन और टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें मैसेस पता है m1 और m2, जो कि यहाँ हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं m1 और m2। अगर हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेस पता हैं, g की वैल्यू में पता है नियर अर्थ सरफेस 10 हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके अलावा यही फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से याद भी होने चाहिए। ये जो दो रिलेशन हमने निकाले इस केस के लिए, और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में केस पढ़ा था उसके लिए भी जो हमने एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला कैलकुलेट किया था, वो भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपके पास न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होते हैं और उसके अलावा MCQs भी कोई इनसे रेलेवेंट आ सकता है कि मैसेज दिए हों और वो कहें कि आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें और MCQs में ऑप्शंस दिए हों एक्सेलरेशन के, तो आपको ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। होपफुली आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।